हम चर्चा के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ रिंशो ईरानी जुड़े हैं, जिनके पास मार्केट में करीब 3 दशक का अनुभव है। आइए जानते हैं कि इस समय उनके रेडार पर कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं। रिंशो जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो जीएसटी वाली रैली हुई ऑटो स्टॉक्स में, इसको आपने कैसे देखा? आपने पार्टिसिपेट किया क्या इसमें, और यहाँ पर आपकी कुछ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या इस सेक्टर में? अनुज जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपके व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, एक्चुअली ये जीएसटी की जो रैली थी, हमारे एनालिस्ट तो ऑन द रोड थे बिफोर दिस रैली टू अंडरस्टैंड कि कहाँ डिमांड आ सकती है, क्या हो सकता है। तो एक चीज हमने ये रियलाइज की थी कि एक जो पेंट अप डिमांड है वो खत्म होने के बाद सस्टेन क्या हो सकता है। तो हमें ऐसे लग रहा है आज की तारीख में कि जो टू व्हीलर डिमांड है वो काफी सस्टेनेबल है। इसलिए दैट वाज द वही एक जो सेगमेंट था जो हमने देखा। और एक्चुअली अभी आप अगर जो बात करें मैन्युफैक्चरर से, इवन द पीवी स्पेस, वो लोग भी अभी बोलने लगे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा नमी आ गई है। एटलीस्ट एंट्री लेवल व्हीकल्स में, तो पीवीज में, पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ी नमी आई है। प्रीमियम मॉडल्स में अभी भी इंक्वायरीज जारी है, लेकिन टू व्हीलर में इट्स सस्टेनिंग द डिमांड। तो इसीलिए हम ये वेरी क्लियर कि टू व्हीलर स्पेस में ही हमें रहना है। और यहाँ पे हमारे पास चार अभी मैन्युफैक्चरर्स हैं टू व्हीलर्स के जो हमारे पोर्टफोलियो में है। दो ईवीज हैं और दो आईसीई प्लेयर्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में हैं, और हम उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ लॉन्गर टर्म स्टोरी टू प्ले। ओके, चलिए, तो कहीं तो आप खेल रहे हैं इस वक्त ऑटो में, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये दिलशद जी, ये आ, दो बैंकों का ना चलना, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का, ये हमारी किसी भी रैली को निफ्टी बैंक में सस्टेन होने नहीं दे रहा है अपना। बट रेस्ट ऑफ द बैंक में अगर आप देखें, एक्सिस बैंक, चाहे कोटक हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, या फिर इंटायर पीएसयू बैंकिंग बास्केट है, ये तो बैंक एफर्ट्स विटनेस कर रही है, यहाँ बैंक है। पर आपका झुकाव किस वक्त किस तरफ होगा बैंकों में इस वक्त अभी भी? जी, एक्चुअली वीरू जी, दो जो आपने बोले, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, वो हमारे दोनों फेवरेट हैं। वो हमारे साथ पहले से रहे हैं। और एक्चुअली हम जैसे बोलते हैं कि आप नॉर्मली, आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप बनाते हैं, ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो एक रिले रेस रन करने वाला है, और मैराथन है रिले फॉर्मेट में। तो इसलिए आपको मिक्स रहना पड़ेगा। हमारे पास कोटक भी है, तो जैसे ये दोनों थक गए हैं तो कोटक ने थोड़ा बेटन, जो लीडरशिप का पोजीशन है, पोल पोजीशन है, वो कोटक ने ले लिया है। तो उसके हिसाब से हम मिक्स एंड मैच करते रहते हैं। बियॉन्ड दैट हमने ज्यादा नहीं एक्सपोजर लिया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। बहरहाल हमें लग रहा है कि जीएसटी के चलते या फ्यूचर में वॉट एवर जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स होंगे टुवर्ड्स कंजम्पशन, उसके चलते मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर लेंडिंग स्पेस है वहां पे काफी हद तक ग्रोथ आ सकती है। इसलिए बजाज फाइनेंस एक हमारा मेजर पोजीशन बन गया है अभी आज की तारीख में। तो ये सब हमें मिक्स एंड मैच करके ही करना पड़ता है वीरू जी। और हमें कोई शंका नहीं है कि एट सम पॉइंट इन टाइम एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई आल्सो विल, वो दोनों भी आ जाएंगे एक लीडरशिप पोजीशन में आगे चल के। बिकॉज अभी की तारीख में थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स है उनके निम्स पे, ग्रोथ पे, पर वो आई थिंक बीइंग वेटरन्स आराम से आंसर कर सकेंगे एट लेटर स्टेज। रिंशो जी, एक स्टॉक जिसमें आपने बहुत पैसा बनाया आप, और एकदम ऑलमोस्ट बॉटम पे खरीदा था, पेटीएम, लेकिन पिछले 1 महीने से इसने थोड़ा चलना बंद किया है। इसमें आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं पोजीशंस? जी बिल्कुल। अनुज जी, एक्चुअली पेटीएम हमारा एक हाई कन्विक्शन स्टॉक रहा है। जैसे मैंने कहा, ब्रीदर एक हो सकता है कहीं पे, और इसलिए यहाँ पे भी ब्रीदर आ रहा है, लेकिन काफी जोरों का चला है। और हमें लग रहा है कि बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में भी आ गया है यहाँ पे। एंड फ्रॉम हियर ऑन ओनली फंडामेंटल्स विल, मूविंग फॉरवर्ड फंडामेंटल्स विल शो। और इसलिए हमें ये क्वार्टर की काफी हद तक उम्मीद है कि ये क्वार्टर में थिंग्स विल चेंज। मतलब सितंबर क्वार्टर की बात करें तो थिंग्स विल चेंज फॉर पेटीएम। ऑब्वियसली एक बिग स्टोरी जो बीच में बन रही थी वो एमडीआर की बन रही थी, लेकिन वो शायद अभी एक बैक बर्नर पे आ गई है, अभी थम सी गई है। आई थिंक एज दिस जीएसटी का नया जब चरण आ जाएगा, शायद वहां जाके उनका एमडीआर का वापस एक रिकंसिडरेशन होगा। लेकिन दैट बी अ बिग प्ले फॉर
this stock and we continue to like this stock. ओके बड़ी खूबसूरती से आप मेरे उस प्रश्न के आधा जवाब देके निकल गए थे दिनशॉ जी। मैंने बैंकों पे पीएसयू का नाम भी लिया था। चलिए मैं अपने पीएसयू के खेमे को थोड़ा छोटा नहीं बड़ा कर देता हूँ। अब पीएसयूज में बैंक्स भी हो गए, रेलवे कंपनियां भी हो गई, डिफेंस भी हो गई, ओएमसीज भी हो गई। ज़्यादा तर्कसंगत क्या है इस वक्त बाय करना? लॉजिकल जी देखिए बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली पीएसयू बैंक्स हमें एक्चुअली एसेट क्वालिटी का ही हमेशा इशू रहता है वहाँ पे। अदरवाइज वैल्यूएशन में हमेशा काफ़ी अपीलिंग होते हैं वो, क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी का क्वेश्चन होता है, इसलिए प्राइस टू बुक हमेशा समझ नहीं आता है। दो दे में भी वेरी लो, प्राइस टू बुक लो होती है, बट जैसे ही एसेट में हिट आता है क्वालिटी में, तो प्राइस टू बुक अपने आप ऊपर चला जाता है, इसलिए हमेशा लो रहते हैं। तो इसलिए वो आप देख के मत करिएगा इन्वेस्ट वहाँ पे। हमें एक ही स्टॉक पीएसयू में पसंद है, वो एसबीआई, वो हमारे पास है और हम उसमें तटस्थ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और दूसरा जो आपने पीएसयू पूरा जो सेगमेंट बोला, हमें लगता है कि हर एक सेगमेंट के अलग अलग प्रॉब्ली स्ट्रेंथ्स होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ्स हैव प्लेड आउट। ऑयल एंड गैस कंपनी हमें काफ़ी पसंद है, पसंद थी रादर। अभी हमारे पास एक ही रह गई है, और वो भी इसलिए रह गई बिकॉज हमें लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक बार जीएसटी का ये जो हिट लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहीं से तो भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि मे बी दिस इज अ सेगमेंट जहाँ पे वो आराम से जो एक्सेस प्रॉफिट्स ये कमा रहे हैं आज की तारीख में, वो वहां से निकाल सकते हैं, और मे बी दैट बी इम्पैक्टेड शॉर्ट टाइम में। इसलिए दूसरा डिफेंस जो आपने बोला, डिफेंस में भी हमें एक ही स्टॉक पसंद है, वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, विच इज जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि वो काफी सर्विस एग्नोस्टिक है, मतलब हर एक सर्विस को सप्लाई करता है। आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, या नेवी हो गया, लेकिन इसीलिए हमें वो पसंद है। और काफ़ी वर्सेटाइल है, केपेक्स के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं होता, दे कैन एक्सपैंड वेरी इजीली, इसलिए हमें वो पसंद है। और बाकी हमें कुछ पसंद नहीं है उस स्पेस में। ओके, और कुछ पसंद नहीं है उस स्टेज में। यहाँ पर आपको ये होटल स्टॉक्स अच्छे चले, आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब यहाँ पर भी रैली थोड़ी पंक्चर हुई है। क्या जीएसटी को लेके कंफ्यूजन है या कुछ और है, या वैल्यूएशंस महंगी हो गई थी? यहाँ पर आपका क्या व्यू और क्या आप होल्ड कर रहे हैं अभी तक? जी एक्चुअली हमारे पास जो हमने पहले लिया था, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री, ये दोनों हैं हमारे पास। पर एक चीज हमने जो देखी है यहाँ पे कि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए, तो इसलिए हमने थोड़ा ट्रिम भी किया था बीच में। लेकिन जैसे ही ये जीएसटी का रीसेट हुआ, ऐड नहीं किया, वी डिड पार्टिसिपेट इन द रैली बट ऐड नहीं किया था यहाँ पे। लेकिन हमें लगता है कि एक्चुअली आज ही मेरा जो स्मॉल कैप लॉन्च होने वाला है नवंबर में, उसके लिए मेरी बुकिंग वगैरह चालू थी, और आके जो मैंने रेट्स देखे हैं उनके, मुझे लगता है कि ये दिसंबर क्वार्टर बहुत ही जोरदार होने वाला है इनके लिए, और प्राइसेस थ्रू द रूफ हैं। इनफैक्ट मैं बीकेसी के भाव देख रहा था अक्टूबर मिडल के, और वहां पे तो पता नहीं आया इवेंट है क्या है, बट बहुत ही जोरों के भाव हो गए हैं वहां पे। पर मुझे लग रहा है कि ये इट्स अ ब्रीदर अगेन। अभी के लिए स्ट्रेच लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये एआरआर्स बढ़ जाएंगे इनके, तो ये स्ट्रेच वैल्यूएशन थोड़े लेस स्ट्रेच लगने लगेंगे। मुझे लगता नहीं हमें सस्ता कभी कुछ मिलने वाला है यहाँ पे स्पेस में, इन द होटल स्पेस। तो मे बी कीप एडिंग। दिनशॉ जी, अब आप एक होटल खरीद लीजिए या एक्वायर कर लीजिए, कहाँ आप रूम के चक्कर में पड़े हैं ना। बट खरीदने का सवाल मैंने इसलिए दागा कि मैं पूछ रहा था रियल स्टेट स्पेस, रियल स्टेट इंसुलरी या फिर एचएफसीज की बास्केट में थोड़े बाइंग एफर्ट है। बट अभी जिस प्रकार की पीछे डिमांड रही है या फिर जो प्राइसिंग रही है, मैं दिल्ली एनसीआर का तो कह सकता हूँ सर कि मुझे दिन में कम से कम तो 10-12 कॉल आ रहे हैं, और पिछले 1.5 साल में जो कॉल आते थे उसके तुलना में लगभग 4 गुना कॉल्स आ रहे हैं। ये अपने आप में अगर आप देखें एक एनालाइजर फैक्ट होता है। आपका रियल स्टेट पे व्यू क्या है इस वक्त? जी वीरू जी, एक्चुअली हमें इतना पसंद नहीं है आज की तारीख में रियल एस्टेट। एक ही स्टॉक है हमारे पास, मुझे हमें क्योंकि ये लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेच हो गए यहाँ पे, नॉट ओनली वैल्यूएशंस बट जो आज की तारीख में आपने बुकिंग्स वगैरह देखी हैं, अगर जो आप डाउनस्ट्रीम बात करें तो काफ़ी कैंसिलेशंस वगैरह दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे जरा फ्रॉथ
ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा संभल के रहे यहाँ पे। और आपने जो बोला एनसीआर रीजन, शायद वही एक स्टॉक है हमारे पास डीएलएफ, जो हमें अभी भी हमने पकड़ा हुआ है, ऐड नहीं कर रहे वहाँ पे। जैसे जैसे हमारा यूएम बढ़ रहा है उसका वेट कम हुए जा रहा है अपने आप। बट वो हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हर एक सेगमेंट में उनका है, रिटेल हो या तो हाउसिंग हो या कमर्शियल हो, तो वहाँ पे इसलिए हमें ये ज़्यादा पसंद है। अदरवाइज हमें ज़्यादा यहाँ पे इतना कंफर्ट नहीं है। और दूसरा आपने देखा है, जैसे सब बोलते हैं कि रियल एस्टेट बढ़ना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं। द प्रॉब्लम इज के जो अभी तक बिक रहा था वो सुपर लग्जरी बिक रहा था, तो उनको दे आर वेरी एग्नोस्टिक टू इंटरेस्ट रेट्स, उनको इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक आज की तारीख में जो सेल होगा वो प्रॉब्ली इन्वेस्टर कम होंगे और शायद यूजर ज्यादा होंगे, लेकिन वो भी जैसे लगता है हमें कि थोड़ा गिर ही रहा है वहां पे, मतलब एज इन डिप हो रहा है वहां पे यूजर सेल। ओके, चलिए दिनशो जी, वीरू ने कहा आप एक होटल खरीद लीजिए, तो खरीद लीजिए। और वीरू को इतनी इंक्वायरी आ रही है, वीरू आप भी एक कोई अपार्टमेंट ले लीजिए नोएडा में, ताकि अगली बार जब हम आए तो नोएडा अनुज, नोएडा तो सही बता रहा हूँ मुश्किल हो गया अनुज, बहुत ज़्यादा। आप तो अवगत ही होंगे, मैं जो बात बताता हूँ कभी कभार, मेरे ख्याल से रिटेल के हाथ से तो जा रहा है रियल स्टेट दिल्ली एनसीआर। देखिए मुंबई में अगर सॉरी नोएडा में अगर अपार्टमेंट मुश्किल हो गया तो समझिए मुंबई में तो मतलब पार्किंग स्पेस लेना ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बात सोचिए अनुज, ऑफिस यहाँ इस ऑफिस के लगभग आप समझिए 1 किलोमीटर के दायरे में पिछले 2 साल में 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, 3 BHK 4 BHK दिल्ली एनसीआर नोएडा के बाजार में आपको 10 करोड़ का। खैर किसने सोचा था। खैर एनीवे दिनशो जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए